जय हिंद फ्रेंड, इंडिया प्राइम में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम रीतिकाल संबंधी प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने रामचंद्र शुक्ल सीरीज के तहत जो हमने रीतिकाल प्रकरण को पढ़ाया है उसको पहले कर लिया होगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन रीतिकाल से संबंधित जो प्रीवियस लेक्चर में आए हुए हैं, यानी प्रीवियस लेक्चर के प्रीवियस एग्जाम में जो आए हैं, चाहे वो आप देखेंगे ये यूपीपीएससी जीडीसी लेक्चरर का है, ये यूकेपीएससी का, आरपीएससी का है, यूपीपीजीटी का है, इन सब में जो क्वेश्चन आए हैं वो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है और हमें इनको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षालीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है, लेकिन ये पंक्ति किसकी है ये एक एग्जाम में नहीं बार बार रिपीट हुआ है और ऐसे क्वेश्चन को हम गलत नहीं कर सकते। तो अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, ये किसकी पंक्ति है? ये कवि देव की पंक्ति है। यहाँ पे देखिए दिया है, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार है रीतिकालीन कवि देव, और देव रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि है। देखिए, हम रीतिकाल को 3 सेक्शन में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जिसमें रीति सिद्ध भी पढ़ते हैं, रीतिबद्ध भी पढ़ते हैं, रीति मुक्त भी पढ़ते हैं। लेकिन जो रीतिकाल की परिपाटियों से बधे हुए लेखक होते हैं, रीतिबद्ध के तहत आते हैं, उसमें चाहे हम देव की बात करें, इनके अलावा देव के केशव की बात करें, तो ये सभी रीति से बद्ध परिपाटी से आते हैं। इसलिए अभिधा उत्तम काव्य है जो ये पंक्ति है देव की है। और देव जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं जिनमें है भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, देवचरित, प्रेमचंद्रिका, जाति विलास, रस विलास। तो ये रचनाओं के नाम भी दिए हैं और इसमें भी आप देखेंगे भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, है ना। बाकी देवचरित, प्रेमचंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, ये कुछ इनकी रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? तो हमने ये साफ साफ पढ़ा था रीतिकाल के प्रारंभ में कि कौन रीतिकाल को शुरू करने वाला था और किससे इस परंपरा का आप कह सकते हैं कि परंपरा चलना शुरू हो गया था। तो जहाँ पे केशव के साथ ये जो परंपरा की शुरुआत होती है, लेकिन परंपरा को गतिमान रखने का काम चिंतामणि से शुरू होता है। तो इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने पूछा कि शुरुआत किससे होती है। और देखिए, कई बार आया है कि रीतिकाल की शुरुआत आप किससे मानते हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है रीतिकाल का आरंभ चिंतामणि त्रिपाठी से मानते हैं। अब यहाँ पे हम केसो नहीं लगा सकते, है ना। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि शुक्ल जी रीतिकाल का आरंभ चिंतामणि त्रिपाठी से मानते। क्यों? क्योंकि वहाँ से परंपरा जो एक परिपाटी थी उसका अनुपालन होने लगा था, वो सतत जो है लेखन में आ गया था। तो चिंतामणि त्रिपाठी सिद्धांततः किस प्रकार के आचार्य हैं? तो जैसे सब अलंकारवादी हैं, कई प्रकार के आचार्य होते हैं, लेकिन सिद्धांत के तौर पे, सैद्धांतिक तौर पे देखें तो चिंतामणि त्रिपाठी जो है ये रसवादी आचार्य थे। और रसवादी आचार्य के साथ चिंतामणि के बारे में ये भी क्वेश्चन आता है कि ये कितने भाई थे। तो देखिए, भूषण है, मतीराम है, जटाशंकर त्रिपाठी, ये तीनों इनके भाई थे। यानी कुल मिला के ये चारों भाई ही अगर देखें तो प्रत्यक्ष अपरोक्ष तौर पे इन्होंने साहित्य की सेवा की थी। इसमें भूषण, मतीराम, जटाशंकर और ये चिंतामणि त्रिपाठी। इनकी प्रमुख रचनाओं में है रसविलास, है ना। इनकी प्रमुख रचनाओं में है रसविलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुलतरु और कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश। तो इतनी रचनाओं का नाम भी दिया है। प्रमुख रचनाओं में रसविलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कल्पतरु, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश। किस कवि के आश्रयदाता था महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? तो इनमें से कौन थे इनमें? तो यहाँ पे देखिए, जो भूषण कवि थे, कवि भूषण जो है रीतिबद्ध, यानी रीति की परिपाटी से बधे जो कवि हैं जिनमें कवि भूषण है। कवि भूषण महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला के राज आश्रित कवि थे। महाराज छत्रसाल ने भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा था कि शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। आचार्य शुक्ल ने भूषण के संदर्भ में क्या लिखा है? वे हिंदू जात के प्रतिनिधि कवि है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किसने किसके संदर्भ में कहा कि वे हिंदू जात के प्रतिनिधि कवि हैं? तो शुक्ल जी ने भूषण के बारे में कहा था कि वे हिंदू जात के प्रतिनिधि कवि हैं। शिवराज भूषण, शिवा पावनी, छत्रसाल दर्शक, इन भूषण जी की रचनाएं हैं। यहाँ पे देखिए, पंक्ति पूछा गया है, जैसे अभिधा उत्तम काव्य है पूछा गया था, वैसे ये पंक्ति है, सनि कज्जल छस लगन उपजो सुदिन सनेव, क्यों ना नृपत हो भोगो ले सुदेश सब देहु। अब बिहारी की, ये तो आपको बता दिया कि ये बिहारी के दोहे हैं, लेकिन बिहारी के दोहे में उनकी बहुज्ञाता का कौन सा पक्ष इसमें आपको देखने को मिलता है? सनि कज्जल छस लगन उपजो सुदिन सनेह, क्यों ना नृपति हो भोगो लहु सुदेश सब देह।
तो इतने अंदर से जाके क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यहाँ पे अगर आप उस सनी कज्जल ये जो अर्थ समझ पा रहे हैं कि इसमें एक सखी जो नायिका से ये कह रही है कि काजल रूपी शनिग्रह के नेत्र रूपी मीन राशि में स्थित होने से शुभ मुहूर्त में जो स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न हुआ है वो राजा होकर संपूर्ण शरीर रूपी सुंदर प्रदेश को क्यों नहीं भोगेगा। तो इन दोहे में बिहारी के जो ज्योतिष ज्ञान संबंधी यानी बिहारी का जो ज्योतिष के संबंध में यानी ज्योतिष से संबंधित ज्ञान है उसकी जो बहुज्ञता है उसको उसके पक्ष को यहाँ पे प्रकट किया गया है। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वो बहुत कुछ रूढ़ि की स्थापना से ही संभव हुआ है। ये कहना किसका है? हजारी प्रसाद जी का, शुक्ल का, श्याम सुंदर दास का, गुलाब राय का। तो ये है शुक्ल जी का। बिहारी के अंदर जो है कवि बिहारी के अंदर गागर में सागर भरने का जो गुण है वो इतना प्रसिद्ध है, वो बहुत कुछ रूढ़ि की स्थापना से संभव हुआ। ये कहना है शुक्ल जी का। तो यहाँ पे आप देखिए सीधे ये है कि बिहारी का गागर में सागर बनने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वो बहुत कुछ जो है रूढ़ि की स्थापना से ही संभव हुआ है। ये कहना शुक्ल जी का है। और शुक्ल जी ने बिहारी को रसवादी माना है। शुक्ल जी का साफ साफ कहना है कि जो बिहारी है वो किस प्रकार के कवि हैं? बिहारी रसवादी कवि हैं। बिहारी के संबंध में शुक्ल जी ने यह भी कहा है कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदास स्वरूप आपको बिहारी में नहीं देखने को मिलेगा। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम के उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। तो ये भी पंक्ति पूछी जा सकती है कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदास स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। ये किसने किसके बारे में कहा है? किसका जो प्रेम है जो है एक तरीके से देखिए श्रृंगारी पक्ष प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचता, नीचे रह जाता है। ये शुक्ल जी ने कहा है कि इसके बारे में, बिहारी के बारे में। आगे यहाँ पे है रसवंत कवितन को रस जो अखरान के ऊपर है वो छलके, यानी रसवंत कवितन को रस जो अखरान के ऊपर है छलके। उस पंक्ति, ये जो पंक्ति दी गई है वो किस कवि द्वारा रचित है? तो ये है चिंतामणि के द्वारा। देखिए आगे ये पंक्तियों के बारे में दिया है कि जो रसवंत कवितन को रस जो अखरान के ऊपर है वो छलके। उक्त पंक्ति जो है ना, ये रसवंत कवितन को रस जो, ये चिंतामणि की पंक्ति है। और चिंतामणि द्वारा रचित ग्रंथों में जैसे काव्य विवेक है, काव्य प्रकाश है, रस विलास है, कवि कुल कल्पतरु है। तो रसवंत कवितन को रस जो अखरान को ऊपर है छलके, ये चिंतामणि की काव्य पंक्ति है। बाकी इनके द्वारा रचित ग्रंथों में काव्य विवेक है, काव्य प्रकाश है, रस विलास है, कवि कुल कल्पतरु है। चिंतामणि के द्वारा देखिए और पंक्तियों में देखें तो आखिर मुंदे के मिस आनी अचानक पीठ उरोज लगावे। तो देखिए चिंतामणि की ये पंक्ति कि आखिर मुदबे के मिस आनी अचानक पीठ उरोज लगावे। कुलपति मिश्र की पंक्ति है जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार ये लक्षणा मैं करियो। केशवदास की पंक्ति है कि केसो केसो अस्करी बैरो जश न करहे, चंद बदन मृगलोचनी बाबा कह के जाए। आगे बिरहवारिश। बिरहवारिश रीति काव्य धारा की किस कवि की कृति है? देखिए बिरहवारिश कई बार एग्जामों में पूछा गया है, लेकिन ये पता करना है कि बिरहवारिश जो है बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव, इनमें से रीति काव्य धारा के कौन से कवि की कृति है बिरहवारिश? तो ये है बोधा का। बिरहवारिश रीति काव्य धारा की रीति मुक्त। अब यहाँ पे आपको पता चला कि रीति की परपाटियों से जैसे घनानंद आजाद थे वैसे ही बोधा है, आलम है। तो बिरहवारिश जो है ये रीति काव्य धारा के रीति मुक्त यानी रीति की परपाटियों से जो आज़ाद है कवि बोधा, उनकी कृति है। और बोधा द्वारा से बिरहवारिश ही नहीं बल्कि इश्कनामा भी लिखा गया है। तो बिरहवारिश और इश्कनामा दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। बाकी कवि और रचना में देखें तो जो ठाकुर हैं, कवि ठाकुर, इनका है ठाकुर शतक, ठाकुर ठसक। ठाकुर शतक भी है, ठाकुर ठसक भी है, दो रचना है। ठाकुर शतक भी है, ठाकुर ठसक भी है। और द्विजदेव की जो रचना है, द्विजदेव का है श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी। तो बोधा का बिरहवारिश हो गया, इश्कनामा हो गया, बिरहवारिश इश्कनामा हो गया। ठाकुर का ठाकुर शतक, ठाकुर ठसक हो गया। द्विजदेव का श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी है ना। और आलम का आलम केली और सुदामा चरित है। तो आलम केली, सुदामा चरित। रीतिकालीन कवि केसव की इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? रतन बावनी, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, जहांगीर, जयचंद्रिका। तो रीतिकालीन कवि केसव का कौन सा इसमें रचना जो है प्रबंध काव्य के तहत नहीं आता? तो रामचंद्रिका जो है ये तो है। यहाँ पे रतन बावनी भी है, जहांगीर, जयचंद्रिका भी है। तो कौन सा नहीं है? रसिक प्रिया। रीतिकालीन कवि केसव की इनमें से जो रसिक प्रिया रचना है ये प्रबंध काव्य में नहीं आता है। लेकिन रीतिकालीन कवि केशवदास द्वारा रचित जो रसिक प्रिया वो प्रबंध काव्य नहीं है, बल्कि ये रसिक प्रिया जो है एक रीति ग्रंथ है जिसमें रस यानी श्रृंगार का वर्णन किया गया है।
शेष तीनों कृतियों में रतन बावनी है, जहांगीर जस चंद्रिका है, रामचंद्रिका है। तो रतन बावनी है, जहांगीर जस चंद्रिका है, रामचंद्रिका, ये सभी प्रबंध काव्य हैं। केशवदास द्वारा रचित रसिक प्रिया, तो इनके द्वारा जो रसिक प्रिया लिखा गया, जो रचना है, वो कब लिखा गया? 1591 में। और जो रसिक प्रिया 1591 में लिखा गया, ये एक रीति ग्रंथ है और इसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। केशवदास का उपनाम क्या है? तो केशवदास का उपनाम है वेदांती मिश्र और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। तो केशव द्वारा रचित रसिक प्रिया 1591 ईस्वी रीति ग्रंथ है, इसमें श्रृंगार रस का वर्णन है। केशवदास का उपनाम है वेदांती मिश्र, ये निम्बार्क संप्रदाय में कौन? केशव जो है वेदांती मिश्र और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नागेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त ने केशवदास को क्या कहा है? तो केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। तो वहाँ पे हो गया ना केशवदास द्वारा रचित रसिक प्रिया 1591 ईस्वी में, जो कि एक रीति ग्रंथ हो गया, और केशवदास का उपनाम वेदांती हो गया, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। बाकी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद, डॉक्टर नगेन, गणपति चंद, इन्होंने केशव को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशवदास को क्या कहा है? तो डॉक्टर विजयपाल सिंह ने, यहाँ पे जो डॉक्टर विजयपाल सिंह है, इन्होंने केशवदास को क्या कहा है? तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि डॉक्टर विजयपाल सिंह द्वारा केशव को कि ये कोर्ट के कवि हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। केशव को कोर्ट का कवि किसने कहा है? डॉक्टर विजयपाल सिंह ने कहा है। शुक्ल ने केशव द्वारा रचित रामचंद्रिका के आधार पर केशवदास को क्या कहा है? कठिन काव्य का प्रेत। तो एग्जैक्टली तो कठिन काव्य का प्रेत तो पता होगा, लेकिन किस आधार पे कहा था? तो रामचंद्रिका में जो कठिनाई इनको दिखी, उसके आधार पर इन्होंने कठिन काव्य का प्रेत कहा। केशवदास की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो देखिए केशवदास की प्रमुख रचनाओं में रसिक प्रिया है, कवि प्रिया है, रामचंद्रिका है, वीर सिंह देवचरित है, विज्ञान गीता है, नक्सिक है, छंदमाल है। तो ये केशवदास की रचना है, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, नक्सिक और छंदमाल। तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, ये कहना इनमें से किसका है? तुलसी गंग यानी तुलसी और गंग कवि, दुओ भय सुकविन के सरदार, ये कहना किसका है? भिखारीदास जी का। तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, ये कहना है भिखारीदास जी का। भिखारीदास ने इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से जो कवि गंग है और तुलसीदास दोनों की, यानी भिखारीदास जी ने इसमें कवि गंग और तुलसीदास दोनों लोगों की प्रशंसा की है। भिखारीदास कौन थे? ये ट्योगा प्रतापगढ़ के राजा हिंदुपति सिंह के आश्रित कवि थे। भिखारीदास की प्रमुख रचनाओं में है शब्दनाम कोश, रस सारांश, छंदाड़ो पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका, अमरकोश। तो ये सारी रचनाएं किसकी है? भिखारीदास की हैं। भिखारीदास की प्रमुख रचनाओं में शब्दनाम कोश, रस सारांश, छंदाड़ो पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण, शतरंज शतिका और अमरकोश है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशवदास द्वारा रचित नहीं है? इनमें से किस ग्रंथ के बारे में कह रहे हैं कि कौन सा इसमें केशवदास का नहीं है? विज्ञान गीता, कविकुल, कल्पतरु, बरवे नायिका भेद, काव्यालंकार। तो इसमें विज्ञान गीता जो है वो केशवदास का नहीं है। बाकी केशवदास जी द्वारा कविकुल, कल्पतरु है, बरवे नायिका भेद उन्हीं का है, काव्यालंकार भी है। जो विज्ञान गीता दिया है, ये विज्ञान गीता केशवदास द्वारा रचित ग्रंथ है। जिससे ये पता चला कि विज्ञान गीता किसका है? विज्ञान गीता जो है ये लिखा गया है केशवदास द्वारा। बाकी केशवदास का उपनाम वेदांती था ही, और ये निम्बार्क संप्रदाय में कौन है? केशवदास निम्बार्क में दीक्षित है। केशवदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कौन से है? तो प्रमुख ग्रंथ निम्न है। रसिक प्रिया केशवदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथों में देखिए तो कौन से ग्रंथ है इसमें? रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्सिक, छंदमाल, है ना। तो रसिक प्रिया हो गया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्सिक, छंदमाल। बरवे नायिका भेद, मन्नाष्टक, श्रृंगार, सोरठा, काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? तो बरवे नायिका भेद है, मन्नाष्टक है, श्रृंगार, सोरठा, इन काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? तो इन काव्य कृतियों के रचनाकार है रहीमदास। यानी ये इंपॉर्टेंट रचना किसकी है? तो ये है रहीमदास के द्वारा। कविकुल कल्पतरु काव्यकृति के रचनाकार कौन है? कविकुल कल्पतरु काव्यकृति के रचनाकार चिंतामणि त्रिपाठी हैं। काव्यालंकार ग्रंथ के रचनाकार प्रमुख अलंकारवादी आचार्य भामा माने जाते हैं। आचार्य भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानो पर बाक नहीं, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ये देखिए कई बार ये एग्जाम में आया है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानो पर बाक नहीं, इन पंक्तियों के रचनाकार इनमें से घनानंद है।
घनानंद जो कि रीतिकाल के रीति मुक्त काव्यधारा के कवि है, जैसे हमने पढ़ा था बोधा के बारे में, तो ऐसे ही घनानंद भी रीतिकाल के तहत आते हैं, लेकिन रीति की परिपाटियों से आजाद। और घनानंद का समय बताया 1689 से लेकर 1739 ईस्वी का समय है। निम्बार्क संप्रदाय जो घनानंद थे ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे तथा मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रय में रहकर कविताएं करते थे। तो पहली चीज, घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि के तौर पर जाने जाते हैं। फिर घनानंद जो है ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे तथा मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रय में रहकर ये कविता लिखते थे। घनानंद ने सुजान सार इश्क लता, अभी एक चीज देखा हमने, इश्क लता करके इश्क नामा है, इश्क नामा ये बोधा का है, यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन हो जाएगा। इश्क नामा जो है ये बोधा का है, इश्क लता जहाँ पे लता हो वो जो है रचना घनानंद का है। बाकी सुजान सार, सुजान उनकी प्रेमिका थी, उनके वियोग में उन्होंने लिखा, तो सुजान सार इश्क लता बिरह लीला। अब जैसे विरह करके उनकी भी रचना है ना, आपने देखा विरह वारिश, विरह वारिश बोधा का है और इश्क नामा करके है, और इनका इश्क लता और विरह लीला, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना, रीति मुक्त कवि दोनों ही हैं। बाकी घनानंद तो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, रंगीले के आश्रय में रहते थे। तो सुजान से इश्क, इश्क से विरह हुआ, विरह से वियोग भी है। और कोकसार रसकेली वल्ली यमुना यस, यमुना यस भी अलग है थोड़ा सा, रसकेली वल्ली कोकसार। आचार्य शुक्ल ने घनानंद के विषय में क्या लिखा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के बारे में क्या लिखा है? आचार्य शुक्ल ने घनानंद के बारे में लिखा कि ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा के काव्य के प्रधान स्तंभों में है। शुक्ल जी घनानंद के बारे में यही लिखते हैं ना कि साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में से एक है। शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को क्या कहा है? रीतिकाल का प्रवर्तक कहा। ये तो हमने पहले भी देखा कि रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को ही मानते हैं। बिहारी लाल की एकमात्र रचना जो बिहारी सतसई है, तो बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई, ये किस छंद में? दोहा छंद में है। इसकी भाषा कैसी है? तो परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रजभाषा। तो बिहारी सतसई कैसे है? दोहा छंद में है। इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रजभाषा है। मतिराम रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। कौन? मतिराम जो है रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। मतिराम का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो मतिराम का पहला ग्रंथ है फूल मंजरी है, किंतु डॉक्टर बच्चन सिंह ने रसराज को ही पहला ग्रंथ माना है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहे छंद में है। इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक है। मतिराम रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि। मतिराम का पहला ग्रंथ फूल मंजरी है, किंतु बच्चन सिंह ने रसराज को ही पहला ग्रंथ माना है। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिन्न विराजई कविता वनिता मित। ये यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिन्न विराजई कविता वनिता मित, ये जो कहना है इसमें, ये कहना है केशवदास जी का। देखिए केशवदास जो है, केशवदास का कहना है कि यद्यपि सुजात सुलक्षणी कविता वनिता मित। चिंतामणि की पंक्ति है, रीति सुभाषा कवित की बन्नत बुध अनुसार, तो चिंतामणि की पंक्ति है। भूषण का है सुबिन है, सु कबिन है कि कछु कृपा समझो कबिन को पन। ग्रीशो का हो गया यद्यपि सुजात सुलक्षणी, चिंतामणि का हो गया रीति सुभाषा कवित की बन्नत बुध अनुसार। भूषण का सु कबिन हो कि कुछ कृपा करो, समझो कबिन को पन। मतिराम का है ते धनी ले ब्रजराज लखे गिरिराज करे अरुलाज समारे। ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। शुक्ल ने ये किस कवि के बारे में कहा है? तो ये कहा है द्विजदेव के बारे में। यानी ब्रजभाषा के जितने भी श्रृंगारी कवि हैं, तो एक परंपरा, एक परिपाटी चल रही थी, तो ब्रजभाषा की श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि की, यही अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, तो वो कवि हैं द्विजदेव। आचार्य शुक्ल ने ब्रजभाषा की श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि माना है। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर, यानी लक्षण ग्रंथ लिखने वाले में जिस प्रकार पद्माकर जो है अंतिम प्रसिद्ध कवि है, उसी प्रकार ये तो लक्षण ग्रंथ में हो गया, लेकिन अगर देखिए उसी प्रकार समूची जो श्रृंगार की परंपरा है, श्रृंगार परंपरा में ये इनकी सी सरस और भाव में फुटकर श्रृंगारी कविता पर दुर्लभ हो गई। यानी जो भी मिला श्रृंगार के दृश्य देखा जाए तो द्विजदेव के साथ जो है शुक्ल जी कहते हैं कि ये परिपाटी ही खत्म हो गई। जैसे पद्माकर के साथ लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों की परिपाटी समाप्त मानी जानी चाहिए, वैसे ही द्विजदेव के साथ श्रृंगारी कवि की परिपाटी को समाप्त समझना चाहिए, है ना। और इनकी सी सरस और भाव में ही फुटकर श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो पाई।
शुक्ल ऋतुवर्णन में इनके द्वारा कहते हैं कि आचार्य शुक्ल का कहना है, ऋतुवर्णों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। यानी जितने बढ़िया से द्विजदेव के बारे में कह रहे हैं कि ऋतुवर्णन का इतना बढ़िया इन्होंने वर्णन किया है कि ये जो है हृदय का उल्लास जो है उमड़ पड़ता है। द्विजदेव जो कि अयोध्या के महाराज थे, महाराजा मान सिंह। तो द्विजदेव एक तो हो गया कि द्विजदेव कौन थे, अयोध्या के महाराज थे, और इन्हें रीतिबद्ध और रीति मुक्त दोनों में, यानी रीति की परिपाटियों से द्विज बधे भी थे, रीति से मुक्त भी थे। इनकी रचनाओं में जैसे श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी, तो ये ध्यान रखना है, लतिका भी है इनका, बत्तीसी भी है। और लतिका और बत्तीसी का जो महाराजा प्रताप नारायण है, महाराजा प्रताप नारायण सिंह ने श्रृंगार लतिका सौरभ नाम से टीका भी लिखा। तो इसी पे यानी श्रृंगार लतिका बत्तीसी तो इनकी रचना है, और इसी पर महाराजा जो प्रताप नारायण सिंह है, इन्होंने श्रृंगार लतिका सौरभ नाम से टीका भी लिखा। आगे कहते हैं कि रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर क्या है। रीतिकालीन जो कवि भूषण है, रीतिकालीन कवि भूषण की जो कविता है, उस कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर क्या है, तो उसका स्वर है प्रशस्तिपरक। रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर प्रशस्ति यानी वीरता का गायन है। भूषण वीर रस के कवि हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। एक तो ये कन्फर्म हुआ कि रीतिकालीन कवि भूषण है, उनकी कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर क्या है, प्रशस्तिपरक है, वीरता। और वीर रस जो है, भूषण वीर रस के कवि हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें क्या कहा है, तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने ही इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी। और महाराज छत्रसाल ने एक बार भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा था, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण से विवेचन होता है, उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। ये कहना किसका है, तो ये डॉक्टर नगेंद्र का है। रीति के संदर्भ में कहना डॉक्टर नगेंद्र का है। आचार्य जो विश्वनाथ हैं, रीति को काव्य का उपकारक मानते हैं। रीति जो है, विश्वनाथ मानते हैं कि रीति जो है वो काव्य का उपकारक है। इन्होंने रीति काल को श्रृंगार काल नाम दिया। तो एक क्वेश्चन ये भी है इंडिपेंडेंट की श्रृंगार काल किसने रीति काल को कहा, तो विश्वनाथ ने कहा। आचार्य शुक्ल और नगेंद्र ने रीति काल नाम को मान्यता दी, यानी शुक्ल जी और नगेंद्र दोनों ही रीति काल को रीति काल ही मानते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल अभी जस्ट हमने देखा, विश्वनाथ ने कहा। तो रीतिकाल का देखिए जो नामकरण है यहाँ पे दिया हुआ है कि रीति काव्य किसने कहा, रीतिकाल को रीति काव्य किसने कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अलंकृत काल किसने कहा, मिश्र बंधु ने। और रीतिकाल किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र ने। तो रीति का काव्य है, काव्य ग्रियर्सन ने कहा, अलंकृत काल मिश्र बंधु ने, रीतिकाल शुक्ल और नगेंद्र ने, कला काल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, अंधकार काल इसको त्रिलोचन ने कहा। फिर कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं लगता है, काव्य विवेक चिंतामणि का है, सही है। शिवा बावनी भूषण का है। वृत्त कौमुदी किसका है, तो वृत्त कौमुदी भी मतिराम का ही है। लेकिन जो प्रताप सिंह विरुदावली है ना, ये सेनापति का नहीं है, ये सेनापति का नहीं बल्कि जो है कवि पद्माकर जो कवि थे उनकी रचना है। प्रताप सिंह विरुदावली, यानी जिसके यहाँ पे रहते थे प्रताप सिंह विरुदावली, उन्हीं को ध्यान में रख के लिखा था। तो रीतिकालीन कवि प्रताप सिंह विरुदावली सेनापति की नहीं बल्कि पद्माकर की है। और सेनापति की अगर रचना देखेंगे तो उनका कवित रत्नाकर है, ठीक है, ये ध्यान रखना, सेनापति का कवित रत्नाकर है। केशवदास के कृतित्व विषय कौन सा कथन सही नहीं है, रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान उन्होंने रखा है। इसकी सबसे अधिक कल्पना अलंकार संबंधी, यानी केशवदास के कृतित्व के बारे में देखें तो सबसे अधिक कल्पना उनका अलंकार संबंधी है। चमत्कार प्रदर्शन के कारण इनकी रचनाओं में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष ज़्यादा उभर के आता है। बाकी कवि प्रिया, रसिप्रिया और छंदमाला लक्षण ग्रंथ है। तो यहाँ पे हमें देखना है, रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया है। रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया है। यह कथन किसका है, तो यह कथन है केशवदास के कृतित्व। केशवदास उचित महाकाव्य रामचंद्रिका का रचना काल कब मानते हैं,
तो 1601 ईस्वी में रामचंद्रिका का मानते हैं। इसमें कुल 1717 छंदों के द्वारा, यानी रामचंद्रिका जो है, एक तो रामचंद्रिका का समय बताया 1601, और इसमें कुल कितने वो हैं छंद, तो 1717 छंदों के द्वारा भगवान राम की कथा का वर्णन है। किंतु ये भक्ति प्रधान ना होकर काव्य ग्रंथ ही है। इसके पूर्वार्ध की कथा जो है, ये शुरुआत की जो कथा है, इसमें पूर्वार्ध की कथा यदि देखें तो ये जो है पूर्वार्ध की कथा वाल्मीकि रामायण से साम्य रखता है, किंतु बाद में कवियों की निजी उद्भावना है। तो शुरुआत में तो वाल्मीकि रामायण से रखता है, और बाद में आप देखिए तो कवि की निजी उद्भावना है इसमें। केशव जो कि अलंकार संप्रदायवादी आचार्य कवि थे, इसलिए उनकी सबसे अधिक कल्पना अलंकार में ही दिखती है। किस विकल्प में सभी रचनाएं भिखारी दास की है? तो इसमें कौन सा ऐसा है जिसमें भिखारी दास की सारी रचनाएं देखने को मिल रही हैं? तो भिखारी दास का एक तो दास का आपने देखा होगा, बार बार शुक्ल जी उल्लेख करते हैं दास कर करके, तो केशव दास के साथ आप कंफ्यूज मत होइएगा। जिनको भी उन्होंने संबोधित किया शुक्ल जी ने दास के नाम से, वो भिखारी दास को ही संबोधित किया है। और आप देखते हैं कि भिखारी दास की जो काव्य निर्णय के संबंध में उनके विचार भी अलग हैं। तो यहाँ पे जो रचना में है, 3 विकल्प में तलाश करना कौन सा इनका है। तो जो भिखारी दास की रचना है उसमें काव्य निर्णय है, इनके द्वारा रचित रचनाओं में काव्य निर्णय है। काव्य निर्णय के अलावा रस सारांश है और छंदोड़ो पिंगल भी है। तो ये 3 रचना हो गई, काव्य निर्णय, रस सारांश, छंदोड़ो पिंगल। काव्य रस रस सारांश, छंदाड़ो पिंगल। रीतिकालीन श्रेष्ठ कवि भिखारी दास का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? तो रीतिकालीन श्रेष्ठ कवि भिखारी दास का जन्म तेंगा प्रतापगढ़ हुआ। इनकी रचना काल, अगर इनका रचना काल देखें 1725 से 60 है। भिखारी दास की प्रमुख रचनाओं में देखें तो शब्दनाम है, कोश है, रस सारांश है, छंदाड़ो पिंगल है, काव्य निर्णय है, श्रृंगार निर्णय है, विष्णु पुराण है, भाषण शतरंज सदिका है। इनकी रचनाओं को शब्दनाम, कोश को, रस सारांश, छंदाड़ो पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण, भाषा शतरंज सतिका। बाकी कवि दशरथ जो है, इनकी रचनाएं हैं वृत्ति विचार, मतिराम का है रसराज, देव का है शब्द या काव्य रसायन, राग रत्नाकर, सोमनाथ का है रस पीयूष निधि, और सूरत मिश्र का क्या है, तो इनका है रस रत्नाकर। मतिराम से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? मतिराम के बारे में बताना है। हमने देखा ही था भूषण, मतिराम, जटाशंकर और चिंतामणि कैसे भाई थे। यहाँ पे मतिराम के बारे में पूछे हैं कि जो रसराज और ललित लाम इनके विशिष्ट ख्याति का आधार है। यानी मतिराम जो प्रसिद्ध हुए हैं वो अपनी रचना रसराज और ललित लीलाम की वजह से हुए हैं। रसराज श्रृंगार रस और नायिका भेद का है। रसराज के नायक नायिका अत्यधिक चतुर और क्रियाविधक है। ललित ललाम में अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए सी वाला ऑप्शन जो है, रसराज के नायक और नायिका अत्यधिक चतुर और रस क्रियाविधक है, गलत है। बाकी रसराज हो या ललित ललाम विशिष्ट ख्याति, यानी मतिराम अगर प्रसिद्ध हुए हैं उसके पीछे का आधार है रसराज और ललित ललाम। बाकी रसराज जो इनकी रचना उसमें श्रृंगार रस और नायिका भेद के बारे में बताया गया है, और जो ये नायक नायिका का चतुर होना ये गलत है। बाकी जो इनका ललित ललाम है, तो जैसे रसराज में आपको जो है श्रृंगार रस और नायिका भेद के बारे में है, तो ललित ललाम में देखो इन्होंने कहा है कि अलंकारों के लक्षण और जो उदाहरण हैं, अलंकार के क्या लक्षण हैं, अलंकार के क्या उदाहरण है, इसके बारे में दिया गया है। तो रसराज के नायक नायिका अत्यधिक चतुर और क्रियाविधक हैं, ये चीज़ सही नहीं है। मतिराम से संबंधित कथन सही नहीं है। जन्म इनका 1617 में कहाँ पे हुआ था? कानपुर यूपी में इनका जन्म बताया जा रहा है। तो ये बताया जा रहा है कि 1617 में जो है कानपुर यूपी में इनका जन्म हुआ। रसराज और ललित ललाम इनकी विशिष्ट ख्याति का मुख्य आधार है। रसराज में श्रृंगार रस और नायिका भेद तथा ललित ललाम जो है उसमें अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं। कौन सा कथन यहाँ पे देखिए, कौन सा जो है कथन भूषण के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में सही नहीं है। भूषण के बारे में अगर आपने कुछ भी पढ़ा हो तो उसके बारे में पूछा, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व में आपको ये बताना है कि जो भूषण कवि है क्या उनकी जो कविताएं होती थी वो वीर रस से प्रधान होती थी। शिवराज भूषण छत्रसाल दशक इनके प्रबंध काव्य हैं। रुद्र शाह सोलंकी जो थे उन्हें भूषण की उपाधि उन्होंने दिया था, और रीति ग्रंथकार के रूप में इन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। इसमें से बात क्या सही है? तो रीतिकालीन कवियों में अगर हम देखें तो यहाँ पे यही चीज़ सही नहीं है। यहाँ पे दिया है
कि शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक इनके प्रबंध काव्य हैं, ये जो है व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में सही नहीं है। कवि भूषण ने जो शिवराज भूषण लिखा वो एक अलंकार निरूपण ग्रंथ है, और एक अलंकार निरूपण जो शिवराज भूषण में 99 अर्थालंकार और 4 नए शब्दालंकार है, कुल मिला के वही 103। शिवराज जो है एक अलंकार निरूपण है, 99 अर्था है, 4 शब्दालंकार और शेष 2 चित्र और शंकर नामक अलंकार डॉक्टर नगीन, कुल 105 जो अलंकार है उनका प्रयोग किया गया है। यह एक अलंकार निरूपक ग्रंथ है जिसमें शिवाजी का चरित्र चित्रण, तत्कालीन इतिहास एवं शिवाजी से जुड़े प्रसंग का प्रामाणिक वर्णन है। छत्रसाल दशक जो है महाकवि भूषण द्वारा रचित प्रशस्ति परक काव्य है, यानी छत्रसाल दशक जो लिखा गया भूषण जी ने लिखा है वो एक तरीके से उसमें वीरता का गायन किया है। और इसमें अगर आप देखिए कि छत्रसाल दशक में तो जिसमें से 10 कवित्वों में बुंदेला वीर छत्रसाल की शौर्य का वर्णन किया गया है। देव कवि सुख सारंग तरंग, यहाँ पे जो रचना का नाम है देवकृत, देव ने लिखा था, जो रचना का नाम था सुख सागर तरंग। अब सुख सागर तरंग के आधार पर क्वेश्चन आया कि नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए। ये किसने कहा कि सुख सागर तरंग जो देव ने लिखा है वो एक जो है नायिका भेद का एक विश्वकोश है, तो ये कहने वाले थे डॉक्टर नगेन। देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए, ये कहना किसका है, डॉक्टर नगीन का। कवि देव का सुख सागर तरंग इनका अंतिम लक्षण ग्रंथ भी माना जाता है, यानी जो इन्होंने लिखा भी, तो जो सुख सागर तरंग आया जो भी, तो उसमें इन्होंने बताया कि कवि देव का सुख सागर तरंग इनका अंतिम लक्षण ग्रंथ माना जाता है, जो पिहानी के अकबर अली खां को समर्पित है। सुख सागर तरंग प्राय अनेक ग्रंथों से लिए गए हैं और बाकी इसका संपादन सन 1897 में मिश्र बंधुओं ने जो है, यानी 1897 में संपादन जो शुरुआत तो मिश्र बंधुओं के पिता थे बाल दत्त मिश्र, उन्होंने किया था सुख सागर तरंग की शुरुआत। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही रीतिकाल के कवियों में अगर देखें तो बाल दत्त मिश्र जो है ये कवियों में ही बड़े प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, ऐसा कहना है शुक्ल जी का। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। ये किसके संबंध में है, शुक्ल जी ने बिहारी के संदर्भ में कहा है। कवि बिहारी का जन्म कब हुआ, 1595 में, कहाँ पे, ग्वालियर में हुआ है। और कैसे आचार्य माने जाते हैं बिहारी रसवादी। और डॉक्टर नगेंद्र को माना जाता है कि डॉक्टर नगेंद्र जो है ध्वनिवादी है। देखिए हर एक आचार्य की अपनी एक और पार्टी है, मैक्सिमम आपको आचार्य रसवादी दिखेंगे, अलंकार के संबंधित कुछ ही देखेंगे। अब यहाँ पे जैसे है कि बिहारी सही 713 दोहे, और दोहे भी मुक्तक रचना, ये भी नहीं कि प्रबंधात्मक रचना के तहत ये आता है। सब फुटकल में आपको देखेंगे दोहे दिखेंगे, जिसमें कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग है, ब्रज का। और इसी के आधार पे अगर देखें तो इनका एक जो ग्रंथ है सप्तशती, तो इनका आर्या सप्तशती, इनके आधार ग्रंथ में गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती, अमरूक शतक, ये माने जाते हैं। यानी कैसे जो है चीज़ें आगे बढ़ी बिहारी से सही में आप देख रहे हैं, मुक्तक रचना है, फिर ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ। इनके आधार ग्रंथों में गाथा सप्तशती को इन्होंने पढ़ा, आर्या को देखा, अमरूक शतक को देखा। और ग्रियर्सन के अनुसार ये कहा भी जाता है कि संपूर्ण यूरोप में, देखिए ये बिहारी ने जो है नहीं, बल्कि बिहारी को जो है ग्रियर्सन कहते हैं कि मतलब वो तो यूरोपीय जगत के थे, तो उन्होंने कहा कि संपूर्ण यूरोप में हमें बिहारी की तुलना में, यानी बिहारी सस्से के समकक्ष कोई रचना जो है उसके अनुसार करनी होगी, मतलब कि ऐसा कोई हमें दिखा भी नहीं। और जो पद्म सिंह शर्मा है उनके अनुसार क्या था, उनके अनुसार बिहारी सस्सई जो है शक्कर की रोटी है। ये पद्म सिंह शर्मा ने कहा कि जो बिहारी सस्सई है ये जो है शक्कर की रोटी है। और जो हजारी प्रसाद जी है, बिहारी सस्सई रसिकों की हृदय का हार है, ऐसा उनका कहना है। जिस कवि में कहा जाता है ना कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी ज़्यादा है, एक तो आपके पास कल्पना भी बहुत हो, लैंग्वेज भी उसी अनुरूप हो, उतना ही वो मुक्तक की रचना करने में सफल होगा। तो मुक्तक के दो आधार बता दिए, अब ये दोनों ही सही है। शुक्ल ने ऐसा माना है कि मुक्तक के लिए भाषा की समाज शक्ति और कल्पना का जो समाहार शक्ति वो जरूरी है। अगर ये दोनों अच्छे से आप में गुण विद्यमान है तो कोई संदेह नहीं कि आप जो है बहुत अच्छा न लिख पाए, ये कहना है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है। स्थापना ये कहता है कि जिसकी रचना को जनता के हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक
बनी रहेगी जब तक स्वीकृति हो। सही बात है। और क्या संस्कृत साहित्य में, क्या हिंदी साहित्य में शास्त्रों कवियों ने अपने आश्रय दादा राजाओं की प्रशंसा में एक ग्रंथ रचे जिनका आज तक पता नहीं है? ये भी बात सही है। बहुत से लोग जो है लड़ाई में भले ही करते थे, कुछ भी प्रशस्ति गायन जो किए हैं, तो वही कह रहा है कि शुक्ल ने रीतकालीन कवि भूषण के लिए ये कहा है कि जिसकी रचना को, ये कवि भूषण को ध्यान में रख के उन्होंने कहा है, शुक्ल जी ने कहा है कि जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी होगी। प्रेम की पीर या इसका दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा है। ये आलम के लिए है। ये ध्यान रखिएगा कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं आलम। आलम ही तो कहते हैं कि प्रेम का पीर जो है या इसका दर्द जो है। तो शुक्ल के शब्दों में प्रेम का पीर या दंड, इश्क का दर्द, ये इनके एक वाक्य में भरा है। शुक्ल जी का कहना है ये आलम के बारे में है। आलम भी देखिए रीतिकालीन कवियों में आलम भी, जैसे हमने बताया था ना कि ये सब रीत की परिपाटियों से मुक्त होकर रचनाएं करते थे, कोई बंदिशें अपने ऊपर नहीं मानते थे। तो ऐसे ही रीतिकालीन कवि में आलम भी है। प्रेम में मग्न कवि और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते हैं। श्रृंगार रस की ऐसी उन्मादमयी पंक्तियां जो ये रचना में मिलाते हैं कि पढ़ने और सुनने वाले उसमें लीन हो जाए। आलम की प्रमुख रचनाओं में देखिए अन्य कौन सी रचनाएं हैं आलम की। आलम की अन्य रचनाओं में है माधवनल कामकंदला, प्रेमाख्यान काव्य, सुदामा चरित, श्याम स्नेही आलम के लिए। और घनानंद की प्रमुख रचनाओं में कौन कौन से हैं? तो घनानंद की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए सुजान सार, स्खलता, विरह लीला, कोकनाथ सार, कृपाकंद और यमुनायस। ठाकुर की प्रमुख रचनाओं में ठाकुर शतक है, ठसक है और ठाकुर जो है, हाँ तीन हो गया, दो हो गया, शतक है और ठसक है। और यहाँ रसखान की कुछ रचनाओं का नाम है, जैसे सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला। नेही महाब्रजभाषा प्रवीण और सुंदर तान के मेद को जाने। ये विश्वनाथ ने इसके बारे में कहा था। ये पंक्तियां जो गई थी ये ब्रजनाथ। इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी का ये कहना किस कवि के विषय में है? तो यहाँ पे कि इनका जैसा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। ये शुक्ल जी ने कहा, अपने विचार प्रस्तुत किए, लेकिन किसके संबंध में? बिहारी, भूषण, मतीराम या देव। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने देव के संबंध में ये बात कही है। शुक्ल जी का ये जो मानना है रीतिकालीन कवि देव के संदर्भ में है कि कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। रामचंद्र शुक्ल बिहारी के संदर्भ में यह है। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं है। ये शुक्ल जी ने किसके बारे में कहा था? मतीराम के बारे में कहा था कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में अगर देखें तो पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं है। और ये किसके बारे में कहा था? वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि है, तो ये कहा था रामचंद्र शुक्ल भूषण के संदर्भ में कि वो जो है हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि के तौर पे जाने जाते हैं। आगे कहते हैं कि जो सेनापति थे, सेनापति के काव्य कौशल के विषय में कौन सा जो है काव्य अगर देखें विवरण सही नहीं है यहाँ पे। सेनापति के काव्य कौशल के बारे में कौन सा विवरण यहाँ सही नहीं है? कवित रत्नाकर इनकी प्रसिद्ध रचना है। कवित रत्नाकर आद्यांत रामचरित और राम भक्ति भावना से ओतप्रोत है। इनकी अप्रतिम सफलता उत्कृष्ट ऋतु वर्णन में है। श्लेष इनका प्रिय अलंकार है। तो कौन सा सही नहीं है? बाकी तो सेनापति के बारे में और जितनी भी बातें हैं वो सही है। कवित रत्नाकर प्रसिद्ध रचना है या उसका आद्यांत रामचरित और राम भक्ति भावना से ओतप्रोत है। इनकी अप्रतिम सफलता उत्कृष्ट ऋतु वर्णन में देखने को मिलता है। यह श्लेष इनका प्रिय अलंकार है। इसमें बताना है कौन सा जो है इनके बारे में सही है। तो देखिए कवित रत्नाकर आद्यांत यानी शुरू से लेके आदि से अंत रामचरित और राम भक्ति भावनाओं से ओतप्रोत है। कवित रत्नाकर जो है आद्यांत रामचरित और राम भक्ति भावनाओं से ओतप्रोत है। सेनापति के संदर्भ में ये विवरण सही नहीं है। दूसरा कि रीतिकालीन कवि सेनापति की प्रसिद्धि जो प्रसिद्ध है रीतिकालीन कवि सेनापति,
तो रीतिकालीन कवि सेनापति की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो प्रसिद्ध कृति है इनकी कवित रत्नाकर। इसके पहले तरंग के छंद संख्या 5 में उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है उसका भी उल्लेख किया गया है। ये जो 5 तरंग है, इन 5 तरंगों में विभाजित है। पहले तरंग में कुल 96 कवित्त है जिनमें श्लेष वर्णन है। दूसरे तरंग में कुल 74 कवित्त है जिनमें श्रृंगार वर्णन है। तीसरे तरंग में कुल 62 छंद है जिनमें ऋतु वर्णन है। चौथे तरंग में 76 छंद है जिनमें राम कथा का चित्रण है। और जो 5वां तरंग है, 5वें तरंग में कुल 86 छंद है जिनमें राम रसायन का वर्णन किया गया है। आगे कहते हैं कि आगे के कभी रीझिए तो कविताई ना तो राधिका कन्हाई सुमरन को बहाना है। ये जो काव्य की पंक्तियां यहाँ पे दी गई है कि आगे के कभी रीझिए तो कविताई ना तो राधिका कन्हाई सुमरन को बहाना है। ये जो काव्य के अंश दिए गए हैं इसके रचनाकार का नाम क्या है? तो ये है इनके रचनाकार भिखारी दास। देखिए, आगे के कवि रीझिए तो कविताई ना तो राधिका कन्हाई सुमरन को बहाना है। ये जो काव्य के अंश के दिए गए हैं यहाँ पे, इसके रचनाकार हैं भिखारी दास। भिखारी दास के बारे में देखिए तो इनका जन्म प्रतापगढ़ यूपी में तथा रचनाकाल इनका 1725 से 1760 माना जाता है। तो एक तो ये हो गया कि इनका समय कब से कब तक माना जाता है। और भिखारी दास की प्रमुख रचनाओं में जैसे रस सारांश, छंदाड़ो पिंगल, काव्य निर्णय। तो यहाँ पे रस सारांश है, छंदाड़ो पिंगल है, काव्य निर्णय है, श्रृंगार निर्णय है, अमर कोश है, शतरंज शतिका है, ये सारे हैं। रस सारांश, छंदाड़ो पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, अमर कोश, शतरंज शतिका। उप काव्यांश में भिखारी दास ने कविता कर्म के संदर्भ में कहा है कि आगे के कवि रीझे तो कविता है, अन्यथा राधा कृष्ण के स्मरण का बहाना ही सही। यानी राधा कृष्ण को याद कर लो, एक याद करने का जो बहाना है वो बहाना ही सही। निम्नलिखित में प्रबंधात्मक रचना है, तो निम्नलिखित में प्रबंधात्मक रचना कौन सा है? तो ये है हिम्मत बहादुर बिरदावली। पद्माकर कृत हिम्मत बहादुर बिरदावली रीतिकालीन प्रबंधात्मक रचना है जिसमें 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन है। अन्य विकल्पों में कवि देवकृत भवानी विलास, भूषण के द्वारा जो शिवा बावनी रचना है और पद्माकर के द्वारा जो रचित रचना है जगत विनोद, ये रीतिकालीन मुक्तक काव्य श्रेणी की रचनाएं हैं। विज्ञान गीता के रचनाकार इनमें कौन है? भिखारी दास, पद्माकर, ग्वाल, केशवदास। तो विज्ञान गीता यानी जितने भी रचनाकार का नाम दिया है उसमें पूछा है कि विज्ञान गीता के रचनाकार कौन से कवि इसमें हैं। अब उसमें दिया है कि केशवदास है, आचार्य केशवदास है, कौन है? तो विज्ञान गीता के जो रचनाकार हैं वो केशवदास है। आचार्य केशवदास का जन्म 1555 में ओरछा में हुआ था। तो केशवदास का जन्म 1555 ओरछा में हुआ था। ओरछा नरेश के भाई इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि, मंत्री और गुरु थे। इनका निधन 1617 में हुआ था। और केशव अलंकार संप्रदायवादी आचार्य कवि थे। यानी केशवदास किस प्रकार के आचार्य में आते हैं? तो केशवदास अलंकार संप्रदायवादी आचार्य के तहत आते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी क्लिष्टता के कारण यह कठिन काव्य का प्रेत कहा है। किसको? केशवदास को। एक तो ये अलंकार संप्रदायवादी आचार्य कवि है, दूसरा इनको शुक्ल ने इनकी क्लिष्टता यानी ये कितना कठिन लिखते हैं, इन्हीं की वजह से इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा है। और छंदों का अधिक प्रयोग करने के कारण ही जो है कुल 1717 छंदों का इनका प्रयोग। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इनकी रचना रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। इनकी अगर देखें रचनाओं में, इनकी प्रमुख रचनाओं में है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नक्शित, रतन बावनी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मात्र अलंकार निरूपण नहीं है? सिर्फ वो अलंकार के लिए नहीं है। कवि कुल कंठाभरण, कवि कुल कल्पतरु, शिवराज भूषण, ललित ललाम। तो इसमें देखिए जो कवि कल्पतरु है वो मात्र अलंकार निरूपक नहीं है। ये कवि कुल कंठाभरण है, शिवराज भूषण है, ललित ललाम है। तो ललित ललाम है, शिवराज भूषण है, कवि कुल कंठाभरण है। ये जितनी रचनाओं को उल्लेखित यहाँ पे किए इन्होंने, ये अलंकार है लेकिन कवि कल्पतरु नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आगे दिया है कि चिंतामणिकृत कवि कल्पतरु, यानी किसने ये किया है? ये किसका वो है? चिंतामणि का। तो चिंतामणिकृत जो कवि कल्पतरु है वो मात्र अलंकार निरूपक ग्रंथ नहीं है। इसमें कुल देखें तो 1133 पद्य है। चिंतामणि के द्वारा जो कवि कल्पतरु लिखा गया है इसमें कितने हैं? तो इसमें कुल 1133 पद्य हैं जो कितने? तो 8 प्रकरणों में विभाजित है। एक तो ये हो गया कि ये कुल 1133 पद्य जिसमें 8 प्रकरण में ये बटे हुए हैं। इस ग्रंथ का समय संबत कितना माना जाएगा? तो 1707 माना जाएगा। प्रथम प्रकरण काव्य भेद, काव्य लक्षण से संबंधित है। द्वितीय एवं तृतीय प्रकरण शब्द अर्थ सहित अलंकार निरूपण से है। और जो चतुर्थ प्रकरण है वो काव्य दोष विवेचन से संबंधित है।
पंचम प्रकरण जिसके 3 भाग है, जिनमें शब्दार्थ, निरूपण, ध्वनि, वेदोबोध, विवेचन ये सभी आते हैं। रीतिकालीन कवि दूल्हा, यानी रीतिकालीन कवि है दूल्हा, दूल्हा के द्वारा जो है कवि कुलकंठा भरण। तो इसमें जो रीतिकालीन कवि दूल्हा है, इनके द्वारा जो लिखा गया है वो है कवि कुलकंठा भरण, अलंकार निरूपक ग्रंथ है। इसमें लक्षण और उदाहरण एक ही पद में कहे गए हैं। यही दूल्हा के द्वारा जो है कुलकंठा भरण जो लिखा गया है, उसमें आप देखेंगे इसमें लक्षण और उदाहरण एक साथ देखने को मिलेंगे, और कविता और सवैये के समान बड़े छंद लेने से अलंकार स्वरूप उदाहरण दोनों प्राप्त हैं। शिवराज भूषण संवत 1730 में रचित कवि भूषण का अलंकार निरूपक ग्रंथ है, और इसमें खास बात यह है कि शिवराज भूषण में 385 छंद है, जिनमें दोहों में अलंकार की परिभाषा तथा कवित्व एवं सवैया छंदों में एग्जाम्पल दिए गए हैं। रीतिकालीन कवि है मतिराम। रीतिकालीन कवि मतिराम द्वारा रचित जो ललित लालाम है, तो रीतिकालीन कवि मतिराम द्वारा रचित ललित लालाम अलंकार निरूपक ग्रंथ है। इसका समय निश्चित नहीं है, इसलिए सन 1661 से 64 ईस्वी के बीच इस ग्रंथ का रचना काल माना जाता है। तो ललित लालाम एक तो ये मतिराम के द्वारा है, पहला क्वेश्चन यही हो गया किसके द्वारा है, तो ललित लालाम मतिराम के द्वारा रचित रचना है। समय तो निश्चित नहीं है, लेकिन सन 1661 से 64 के बीच में बताया गया कि रचना काल का समय यही है, और इसी ग्रंथ में बताया गया कि चंद्रालोक और कोयलानंद नामक संस्कृत ग्रंथ के आधार पर ये लक्षण दिए गए हैं। कौन सी रचना मात्र पिंगल छंद निरूपक है, तो ये वृत्त विचार। वृत्त विचार नाम से 2 रीतिकालीन कवियों के छंद निरूपक ग्रंथ प्रकाश में आए हैं, जिनके नाम है वृत्त विचार से एक है सुखदेव मिश्र का और दूसरा है दशरथ का। यानी रचना एक ही है, रचना जो है वृत्त विचार ही है, और जो है कौन सी रचना के बारे में यही पूछा ना कि पिंगल छंद निरूपक है, तो वृत्त विचार है। लेकिन जो वृत्त विचार पिंगल छंद निरूपक है, ये 2 रीतिकालीन कवियों के छंद निरूपक ग्रंथों के प्रकाश में आए हैं, सुखदेव मिश्र के भी दशरथ के भी। शेष विकल्पों में अगर देखें तो जैसे यहाँ पे दिया जसवंत सिंह, तो जसवंत सिंह के द्वारा जो रचना है वो भाषा भूषण है ना, तो जसवंत सिंह कृत भाषा भूषण अलंकार निरूपक ग्रंथ है। देवकृत काव्य रसायन नायिका भेद निरूपक ग्रंथ है, जबकि भिखारी दास कृत काव्य निर्णय काव्यांग निरूपक ग्रंथ है। कौन सी रचना इसमें देखें कि नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है, तो इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है, तो वो कौन सा है, पद्माभरण, जगत विनोद, सुख सागर तरंग, सुधा निधि। ये जो तीनों है, जगत विनोद है, सुख सागर तरंग है, सुधा निधि है। तो इसमें पूछा कौन सी रस जो है नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है, तो वो पद्माभरण नहीं है। पद्माभरण जो है रस जो है पद्माभरण, ये रस नायक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ नहीं है। पद्माभरण जो है 1810 ईस्वी में रीतिकालीन कवि पद्माकर 1753 से 1833 इनका समय है, उनका अलंकार निरूपक ग्रंथ है। शेष विकल्पों में कविदेव कृत सुख सागर तरंग है, यानी कविदेव ने लिखा है सुख सागर तरंग रचना। कवितोष ने लिखा है, कवितोष द्वारा 1734 में सुधा निधि लिखा गया। कवि पद्माकर द्वारा 1803 में जगत विनोद लिखा गया है। तो कविदेव, सुख सागर तरंग, कवितोष, सुधानिधि और पद्माकर, ये जो है जगत विनोद। सर्वांग विविध काव्यांग विवेचक आचार्य नहीं है, यानी इनमें से ये बताना कि सर्वांग या विविध काव्यांग विवेचक आचार्य कौन नहीं है, तो सोमनाथ, प्रताप शाही, भिखारी दास। तो कौन से ऐसे काव्यांग विवेचक आचार्य नहीं है इनमें से, तो तोष जो है ये नहीं है, सोमनाथ है, प्रताप शाही है, भिखारी दास। इनमें जो सोमनाथ है, प्रताप शाही है, भिखारी दास है, ये जितने भी लोगों का नाम दिया गया ये सभी जो है काव्यांग विवेचक आचार्य है। तोष जो है इसमें वो काव्यांग विवेचक आचार्य नहीं है। यहाँ पे देखिए दिया है कि तोष सर्वांग विविध काव्यांग विवेचक आचार्य नहीं है। रीतिकालीन कवि तोष ने सन 1734 ईस्वी में सुधा निधि नामक ग्रंथ की रचना की है, जो रस निरूपक ग्रंथ है। कवि तोष सिंहफेरपुर प्रयागराज के रहने वाले चतुर्भुज शुक्ल के पुत्र थे। इन्हें रीतिकालीन रस निरूपक कवि माना जाता है। और बाकी जितने लोगों का नाम दिया है, जैसे सोमनाथ का नाम दिया, तो सोमनाथ की रचना जो है रस पीयूष निधि। भिखारी दास का दिया तो काव्य निर्णय, प्रताप शाही है तो काव्य विलास, और सुरति मिश्र है तो काव्य सिद्धार्थ। तो वो सोमनाथ है रस पीयूष निधि, भिखारी दास का हो गया काव्य निर्णय, प्रताप शाही का हो गया काव्य विलास, और सुरति मिश्र का हो गया काव्य सिद्धांत। रीतिकाल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। सजीव श्रृंगार की एक अदम्य लिप्सा इस युग के साहित्य में दिखता है। कुछ रचनाओं में मुख्यतः काव्य शास्त्र सिद्धांतों को छंदोबद्ध किया गया, तो कुछ रचनाएं लक्षण मुक्त है।
इस काल के रीति ग्रंथ लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतः मुक्त है। रीति काव्य के विकास में तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योग रहा है। यहाँ पे देखना है कि ये जो कहा है कि इस काल के रीति ग्रंथ लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से ये पूर्णतः मुक्त है, और रीति काल के संबंध में ये कथन जो है सही नहीं है। ऐसा नहीं है, पूरे रीति काल में आप देखेंगे कि लक्षण ग्रंथ वगैरह इसी की परिपाटियों को लेके चले हैं। तो रीति काल संवत 1700-1900 से जो दौर चलता है, 1700 से 1900 का दौर, हिंदी साहित्य का आप कह सकते हैं ये उत्तर मध्य काल कहलाता है। तो रीति काल समृद्धि और विलासिता का काल है। समृद्धि और विलासिता का काल है। वैरागपूर्ण साधना का इस युग में आदर नहीं था, इस कारण ये भक्ति युग से अलग है। सजीव श्रृंगार की एक अदम्य लिप्सा इस युग के साहित्य में दिखती है। रीति काव्य के विकास में तत्कालीन राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों का बहुत योगदान रहा है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि हिंदी के रीति शास्त्र का आधार पूर्ण रूप से संस्कृत काव्य शास्त्र है, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि रीति काल के जितने भी लेखक रहे हैं उन्होंने संस्कृत लक्षण ग्रंथों का पूरा अध्ययन किया था। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि जो रीति ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया में पूर्णतः मुक्त भी है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह आज़ाद भी है, और पूरी तरह ना आज़ाद कह सकते हैं और पूरी तरह ना कह सकते हैं कि उसी का अनुकरण इन लोगों ने किया है। मिला जुला स्वरूप है, कहने का यही मतलब है इनका। आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं, मानो संसार से ये कहते हैं कि अमुक अमुक विषयों के वर्णनों में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी और अमुक प्रकार के अनुपयोगी। ये कहना किसका है? तो मिश्र बंधु कहते हैं कि उपयुक्त कथन मिश्र बंधु ने रीति काल के बारे में कहा है अपनी कृति मिश्र बंधु विनोद में कहा है कि मिश्र बंधु ने रीति काल को अलंकृत माना है। एक तो ये क्लियर हो गया कि मिश्र बंधुओं ने अपनी कृति में जो है क्या माना है। तो मिश्र बंधुओं ने अपनी कृति मिश्र बंधु विनोद में स्पष्ट किया कि मिश्र बंधु ने रीति काल को अलंकृत माना है। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि आचार्य लोग स्वयं कविता करने की रीति सिखलाते थे उस समय। अगर देखा जाए तो अलंकृत ये क्यों कहते हैं? क्योंकि आचार्य लोग स्वयं कविता करने की रीति सिखलाते थे। मानवीय संसार से यो कहते हैं कि अमुक अमुक विषयों के वर्णन में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी है और ये अनुपयोगी है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को श्रृंगार काल नाम दिया है। तो श्रृंगार काल विश्वनाथ ने कहा, रीति काल को कला काल शुक्ल रसाल ने कहा। नगेंद्र शुक्ल के नामकरण रीति काल को मान्यता प्रदान करते हैं। तो शुक्ल जी ने रीति काल कहा, तो डॉक्टर नगेंद्र ने भी रीति काल ही कहा, और इसी का समर्थन डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा भी करते हैं। रीति काल को रीति काल, बस कला काल रसाल ने कहा, बाकी श्रृंगार काल विश्वनाथ ने कहा। मतिराम जी रसराज के समान पद्माकर जी का भी काव्य रस और अभ्यासियत दोनों का कंठहार रहा। मतिराम जी रसराज के समान पद्माकर जी का भी काव्य रसिक और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा। वास्तव में श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। शुक्ल जी का ये कहना पद्माकर की किस रचना के बारे में है? तो ये है जगत विनोद के बारे में। शुक्ल जी का ये जो कहना है कि ये कथन जो है पद्माकर की कृति जगत विनोद के संदर्भ में। पद्माकर ने जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में जगत विनोद नामक कौन सी रचना लिखी थी इन्होंने? तो शुक्ल जी के बारे में बता रहे हैं कि शुक्ल जी का ये जो कहना है पद्माकर की कृति जगत विनोद के संदर्भ में है। पद्माकर ने जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में जगत विनोद नामक नवरस निरूपक ग्रंथ की रचना की। गंगा लहरी में उन्होंने गंगा के अलंकारों से अद्वितीय अलंकार किया। पद्माकर जी को जीवन के अंतिम समय में कुष्ठ रोग हो गया, जिसके निदान हेतु उन्होंने गंगा लहरी की रचना की। पद्माकर जी का अलंकार ग्रंथ कौन सा है? पद्माभरण। लक्षणों की स्पष्टता और उदाहरणों की सरसता के कारण अधिक प्रसिद्ध हुआ था ये ग्रंथ इनका पद्माभरण जो है, इसमें लक्षणों की स्पष्टता थी और उदाहरण जो थे वो सरल दिए गए थे। हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रभाव केसव की कविप्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला, और वो भी एक भिन्न आदर्श को लेकर चला। ये जो कहना है कि जो हिंदी में रीति ग्रंथ है, हिंदी में रीति ग्रंथ की जो अविरल अखंडित परंपरा है उसका प्रभाव केशव की कविप्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे, यानी केशव ने जब कविप्रिया लिखा है तो कह रहे हैं कि उसके पीछे चला और वो भी एक भिन्न आदर्श को लेकर चला था। ये कहना किसका था? तो आपने देखा था कि इन्होंने चिंतामणि से शुरुआत माना था, तो ये कहना किसका था? रामचंद्र शुक्ल जी का ही था कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास उत्तर मध्य काल के प्रकरण 1 में उन्होंने ये बताया था कि इसमें संदेह नहीं है कि काव्य रीति का सम्यक समावेश जो है पहल केशव ने ही किया था। लेकिन कहें कि ये प्रवाह कब से चला, तो ये केशव के आदर्श को लेकर नहीं चला, बल्कि उनसे भी 50 वर्ष पीछे जाके एक भिन्न आदर्श के आधार पर चला। साहित्य में सारी बातों का जीवंत विवरण होता है जिसे मनुष्य ने देखा, अनुभव किया है, सोचा और समझा है।
ये किसने कहा है कि साहित्य में उन सारी बातों का जीवंत विवरण होता है जिसे मनुष्य ने देखा, अनुभव किया, सोचा और समझा है। ये कहना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये बात कही। बाकी रीति काव्य की भूमिका तथा देव और उनकी कविता में डॉक्टर नगीन की रसवादी आलोचना दृष्टि परिपक्व रूप में दिखती है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का मानना है कि यदि रीति काल के समाप्त हो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का मानना है कि यदि रीति काल के समस्त ग्रंथों की छानबीन कर दी जाए तो किसी न किसी रूप या परिमाण में श्रृंगार अवश्य मिल जाएंगे। ये विश्वनाथ ने कहा है। निम्नलिखित कथनों से संबंधित सही विकल्प चुनना है कि रीति कविता राजाओं और रईसों के आश्रय में पली है। पहला तो ये होगा कि जो रीति कविता है वो किसके आश्रय में, तो राजा और रईसों के आश्रय में। दूसरा, उसकी अंतः प्रेरणा और स्वरूप को कवियों और उनके आश्रयदाता दोनों के संबंध में ही समझा जा सकता है। तो पहला तो ये हो गया कि रीति कविता जो है राजा और रईसों के आश्रय में पला है। दूसरा, उसकी अंतः प्रेरणा और स्वरूप को कवियों और उनके आश्रयदाता दोनों के संबंधों में ही समझा जा सकता है। इनमें हमें देखना है कि कौन सा कथन सही है। तो दोनों ही सही है, आ और बा दोनों ही सही है। रीतिकाल के कवि राजाओं और रईसों के आश्रय में रहते थे, और रीतिकाल के जो कवि होते थे वो राजा और रईसों के आश्रय में रहते थे। तो अर्थात अधिकांश कवि ज़्यादा दरबारी ही थे, इसलिए इस युग की कविता अधिकतर दरबारी ही होती, जिसके फलस्वरूप इसमें चमत्कारपूर्ण व्यंजना की विशेष मात्रा होती। परंतु कविता जो है वो साधारण जनता से विमुख हो गई। रीतिकालीन कविता की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो यही है कि श्रृंगार निरूपण, लक्षण ग्रंथ की प्रधानता, अलंकारिकता, आश्रयदाता की प्रशंसा, ब्रज भाषा का प्रधानता था, नारी के प्रति भोगवादी दृष्टिकोण था। भाषा भूषण के रचनाकार कौन से हैं इसमें, ये जो रचना है भाषा भूषण, इनके रचनाकार कौन है, तो जसवंत सिंह इसके रचनाकार हैं भाषा भूषण के। देखिए भाषा भूषण के रचनाकार जसवंत सिंह है। जसवंत सिंह का जन्म दिया है 1626 ईस्वी में मारवाड़ तथा निधन भी दिया है। और भाषा भूषण के जसवंत सिंह और इनका जो रचनाएं जो प्रसिद्ध रही हैं उनमें भाषा भूषण तो है ही, प्रबोध चंद्रोदय भी है और सिद्धांत सार भी है। बाकी भूषण के द्वारा शिवराज भूषण, मतिराम के द्वारा ललित ललाम ससई, पद्माकर का गंगा लहरी, जगत विनोद, हिम्मत बहादुर, वेदावली। केशव कठिन काव्य के प्रेत, ये कहना किस आलोचक का है, तो ये तो शुक्ल जी ने ही कहा है कि केशव कठिन काव्य के प्रेत है। और केशव की रचनाओं के बारे में देखें तो रसिक प्रिया, नक्सिक, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, जहांगीर, जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाल, वीरसेन देवचरित। तो केशव की रचनाओं में ये सभी हो गए, रसिक प्रिया, नक्सिक, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, जहांगीर, जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाल, वीरसेन देवचरित। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा। यानी रामस्वरूप चतुर्वेदी ने क्या कहा है, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर। शुक्ल जी, रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली है। संवाद योजना में केशव के पात्र बातों में से बात निकालकर संवाद करते हैं। रीतिकाल लगभग कितनी शताब्दियों तक चला, रीतिकाल लगभग कितनी शताब्दी, 17 से 19, लगभग वही 2 शताब्दी तक चला है। बाकी 1050 से 1375 आदिकाल, 1375 से 1700 भक्ति काल, बाकी रीतिकाल 1700 से 1900, 1900 से आगे आधुनिक काल। इसके बाद रीतिकाल में आ जाएंगे तो जो नामकरण किया गया है रीतिकाल में अगर देखें तो मिश्र बंधु अलंकृत काल, शुक्ल इन्होंने रीतिकाल का, विश्वनाथ ने श्रृंगार काल का, रामाशंकर रसाल ने कला काल का। इनमें से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है, तो ये है अंग दर्पण। भाषा भूषण, ललित लाम, सिराज भूषण, ये सभी है। तो यहाँ पे देखिए रसलीन का अंग दर्पण अलंकार ग्रंथ नहीं है। किसका, रसलीन जो है, रसलीन ने लिखा अंग दर्पण, तो रसलीन का जो अंग दर्पण है वो अलंकार ग्रंथ नहीं है बल्कि नायिका वेद ग्रंथ है जो 1737 में लिखा गया। तो रसलीन का अंग दर्पण अलंकार ग्रंथ के तहत नहीं आता, नायिका वेद ग्रंथ है जो 1737 में लिखा गया। रसलीन का दूसरा ग्रंथ रस प्रबोध है और रस प्रबोध 1741 ईस्वी में लिखा गया। रसलीन का मूल नाम क्या है, गुलाम नबी, ये मीर तुफैल अहमद के शिष्य थे। अंग दर्पण में रसलीन ने अंगों की उपमा उत्प्रेक्षा से चमत्कार से पूर्ण वर्णन किया है। रस प्रबोध के 1155 दोहों में रसों का वर्णन है। भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है जो कि अलंकार ग्रंथ है, इसमें 212 दोहे में अलंकार का निरूपण है। ललित ललाम अलंकार निरूपण मतिराम की रचना है। भूषण की प्रसिद्ध रचना शिवराज भूषण अलंकार ग्रंथ है।
निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है, इनमें कौन सी घनानंद की रचना नहीं है? प्रिया प्रसाद, प्रीति पावश, भावना प्रकाश, पक्षी विलास। देखिए घनानंद की कौन सी रचना नहीं है? पक्षी विलास जो है घनानंद की नहीं है, बाकी घनानंद की प्रीति भी है, प्रिया भी है, भावना भी है ना? तो प्रिया, प्रीति, भावना। घनानंद रीतिकाल के रीतिमुख धारा के कवि। इनकी प्रमुख रचनाओं में इश्कलता, विरह लीला, रसकेली वल्ली, वियोग वेली, सुजान हित, यमुना यश, इतना तो है ही। इनके अलावा आपने देखा प्रिया प्रसाद भी है, प्रीति प्रवास भी है, भावना प्रकाश भी है। तो प्रमुख रचनाओं में इश्कलता, विरह लीला, रसकेली वल्ली, वियोग वियोग वेली, सुजान हित, यमुना यश। घनानंद के बारे में शुक्ल जी क्या कहते हैं? घनानंद के बारे में शुक्ल जी का कहना क्या है कि लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र की जो छटा घनानंद में दिखती है, किस चीज की? लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र की जो छटा इनमें दिखती है, खेद है कि वो फिर पौने 200 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्यधारा में ही अभिव्यंजनावाद जो आता है उसमें दिखता है। इसके बाद जो है वो वक्रोक्ति, वो चमत्कार जो है घनानंद के बाद शुक्ल जी कहते हैं हमें देखने को नहीं मिलता। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की, ये कहना किसका है? घृणा की अभिव्यक्ति की, ये कहना बच्चन सिंह का है। ये क्या कहते हैं? बिहारी अकेले ऐसे कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध जाकर, यानी बिहारी एक ऐसे अकेले कवि जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है, ये कहना बच्चन सिंह का है। बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक इनका हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में जो आया, इसमें इन्होंने लिखा था कि बिहारी अकेले कवि जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। बाकी शुक्ल जी बिहारी के बारे में लिखते हैं कि बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है कि वह बहुत कुछ रूढ़ि की स्थापना से भी संभव हो पाया है। डॉक्टर नगेन ने बिहारी को ध्वनिवादी आचार्य के रूप में स्वीकार किया है। दूसरा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सतसई को रसिकों का हृदय घर कहा है। क्या दोनों बातें सही है कि हजारी प्रसाद ने बिहारी सतसई को रसिकों का हृदय कहा है? तो ये सही है। घनानंद में वो मार्मिकता उनकी हजारी प्रसाद ने जो है, हाँ, हजारी प्रसाद ने बिहारी को, घनानंद ने बिहारी को, बिहारी सतसई के साथ तो दोहे हैं ही ऐसे, तो उसको रसिकों के हृदय के घर कहा है। बाकी डॉक्टर नगेन ने बिहारी को क्या माना है? ध्वनिवादी आचार्य। कभी ध्वनिवादी आचार्य नहीं, ध्वनिवादी माना है। रीतिकालीन कवि मतिराम द्वारा लिखित ग्रंथ जो ललित लालाम है वो अलंकार ग्रंथ है। ललित लालाम के बारे में देखिए एक दो आने का ये बात पूछा जा रहा है कि ललित लालाम इसमें कौन से प्रकार का ग्रंथ है? तो एक तरीके से ललित लालाम अलंकार ग्रंथ है। और मतिराम के अन्य ग्रंथों में अगर आप देखेंगे तो फूल मंजरी है, लक्षण श्रृंगार है, साहित्य सार है, रसराज रस निरूपक ग्रंथ, अलंकार पंचासी का अलंकार निरूपक ग्रंथ, सतसई, वृत्त कौमुदी है। डेढ़ सौ बनाए आए मेले सभा के बीच लोगन कवित कीन्हो कल करियो जाने होए, ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो 150 बनाए आए मेले सभा के बीच लोगन कवित बनावत है, ये जो पंक्ति है ये है ठाकुर की। 150 बनाए आए मेले सभा के बीच, ये जो पंक्ति है ठाकुर की है। और ठाकुर कौन है? रीतिकालीन रीतिमुक्त कवि रामचंद्र शुक्ल ने ठाकुर को सच्ची उमंग का कवि कहा है। सच्ची उमंग का कवि किसे कहा है? ठाकुर को कहा है। तो घनानंद को क्या कहते हैं? प्रेम के पीर का कवि। सच्ची उमंग का ठाकुर को कहते हैं। देव के संदर्भ में शुक्ल का क्या कहना है? तो देव के संदर्भ में शुक्ल का कहना है कि वे आचार्य और कवि दोनों रूप में हमारे सामने आते हैं। किसको कह रहा है? कि देव जो है वो आचार्य और कवि, देव जो है आचार्य और जो है साथ ही साथ वो कवि के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। और भिखारी दास, इनके बारे में इनके संदर्भ में कहते हैं कि इनकी रचना जो है कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनकारणी है। तो यही चीज है जिसके बारे में एकदम खास चीजें, वहीं से क्वेश्चन आता है। तो जैसे भिखारी दास के बारे में कहते हैं कि इनकी रचना जो है कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनकारणी है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ न्याक सयानब बाक नहीं। तो अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ न्याक सयानब बाक नहीं है घनानंद। और इसके अलावा अभिधा उत्तम काव्य मद लक्ष का लीन, अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी का नबीन, देव के संदर्भ में। और भिखारी दास आगे की कवि दीजिए तो कविताई है।
हमी हलाल मत बरे से श्याम रत्ना जियत मरत झुकी परत जे ही चितवत। तो इसमें इन पंक्तियों में हमें देखना है, तो ये अंग दर्पण से है। अमी हलाल मत भरे से श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुक परत जे ही चितवत एक बार। ये पंक्ति जो दिया गया है रसलीन द्वारा रचित, ये पंक्ति उनकी अंग दर्पण कृति में संग्रहित है। तो उनकी रचना है अंग दर्पण, और ये जो पंक्ति है वो अंग दर्पण से है। और रसलीन का मूल नाम क्या है? सैयद गुलाम नबी, और ये मीर तफैल अहमद के शिष्य थे। रसलीन की प्रमुख कृतियों में जैसे अंग दर्पण बताया 1737 में, अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से चमत्कार पूर्ण वर्णन, और रस प्रबोध 1740 से 1155 दोहों में रस का वर्णन है यहाँ।